दोस्तों नमस्कार। सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी के भीतर, और बीजेपी के भीतर तमाम कद्दावर नेताओं को इसका एहसास हो चला है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसे ठीक करेगा कौन? जिस दौर में बीजेपी अपनी रणनीति और राजनीति और सरकार को साधती है, उन तीनों परिस्थितियों में तो एक ही शख्स है, एक ही चेहरा है, और उस चेहरे के खिलाफ कोई जा नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी के भीतर अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो क्या वाकई बीजेपी को अब ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जिसके आश्रय सब कुछ ठीक हो जाए, और वो अध्यक्ष कम से कम दिल्ली की मर्जी पर ना टिका हो, यानी मोदी और अमित शाह इनकी मर्जी पर ना टिका हो। लेकिन दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की अपनी अपनी बिसात बहुत साफ बतलाती है कि राजनीतिक सफलता चुनावी सफलता और जीत से जुड़ी हुई है। लेकिन पहली बार सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी ये सवाल जब बड़ा हो चुका है कि इससे पहले जो भी संस्थान सर्वे करती थी, 400 पार के नारे को कागजों पर उतारने की दिशा में वह बढ़ चुकी थी और उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर थी, जब वो डगमगा गई तो अब सर्वे शायद ऐसे संस्थानों से कराना होगा जो सही तस्वीर सामने रख सके। और सही तस्वीर हैरान करने वाली है बीजेपी के लिए इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि राजनीतिक सफलता और असफलता के बीच दिल्ली की गद्दी बीजेपी में कौन अगुवाई करेगा इस पर टिकी हुई है। यानी सफलता नहीं मिली तो संकट दिल्ली की सत्ता पर आएगा, यह हर कोई जानता है। और सर्वे अगर यह इंडिकेट करने लग जाएं कि हरियाणा के भीतर 90 सीटों में से ऐसी बुरी गत बीजेपी की होने वाली है जो इससे पहले कभी हुई नहीं, और महाराष्ट्र के भीतर तो जब से उसने शिवसेना का हाथ थामा, या कहें उससे पहले की भी राजनीति जिस तर्ज पर की, वो तमाम चीजें एक झटके में इस विधानसभा चुनाव में जो नवंबर में होने हैं उसमें धुल जाएंगे, यानी सुपड़ा साफ हो जाएगा। तब जरा कल्पना कीजिए कि कितनी बेचैनी या कितनी घबराहट दिल्ली में मची हुई होगी, और वो कौन कौन से उपाय किस किस रूप में किए जा रहे होंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आश्रय आगे बढ़ा जाए। यह इंटरनल सर्वे अपने आप में चौंकाने वाला तो हो सकता है, लेकिन चौंकाने से ज्यादा दिल्ली के भीतर उस ताजपोशी को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है जो कि बीजेपी के अध्यक्ष की होनी है। और नागपुर के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ चुकी है। अगर ये परिस्थिति है और जो सर्वे है जो हम आपको बतलाएंगे, अगर इस आश्रय बीजेपी चल पड़ी है तो इसके मतलब बहुत साफ हैं, ना चेहरा चल रहा है, ना रणनीति ठीक है, ना सरकार की दिशा ठीक है, और ना ही उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे पटरी पर हैं। सब कुछ आपके खिलाफ है। तो नागपुर से ही आने वाले उन संजय जोशी को क्या अध्यक्ष बना दिया जाए? यह नागपुर के गलियारों की चर्चा है जो दिल्ली तक पहुंची है। संजय जोशी मोदी और शाह की राजनीति में फिट बैठते नहीं हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन संगठन को मथने में माहिर हैं। संगठन को मथते हैं तो बीजेपी एकजुट हो जाती है, इसका एहसास सरसंघ चालक तक को है। लेकिन आज अध्यक्ष का जिक्र नहीं करेंगे, उस पर फिर कभी बतलाएंगे। आज तो मौका उस रिपोर्ट को लेकर मची हड़कंप को लेकर है, जिसके बाद महाराष्ट्र के भीतर दर्जन भर नेताओं की नियुक्ति हो गई है कि आप इस क्षेत्र को देखेंगे, कौन मराठवाड़ा को देखेगा, कौन पश्चिम महाराष्ट्र को देखेगा, कौन नागपुर संभाग को देखेगा, कौन मुंबई को देखेगा। और इन्हीं परिस्थितियों के भीतर हरियाणा की दिशा में कदम बढ़ते बढ़ते आज जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो उसने भी संकेत दे दिए कि दरअसल 24 घंटे की मशक्कत के बाद इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया, या फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतजार करके उसके बाद इस मैनिफेस्टो को इस तर्ज पर रखा गया जिससे जनता को यह लगे कि दरअसल पहली बार बीजेपी सत्ता में आने का प्रयास कर रही है और एक मैनिफेस्टो सामने रख रही है। यानी बीते 10 वर्षों में उसने क्या किया क्या नहीं किया ये जनता वोटर भूल जाए। क्या यह संभव है? इस दौर में मुद्दों की तलाश करती हुई बीजेपी राजनीतिक तौर पर कितनी सक्रिय है? आप कह सकते हैं राहुल गांधी इसीलिए निशाने पर है। और राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान को जोड़ना, आतंकवादियों को जोड़ना,
ये तमाम परिस्थितियां मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र और हरियाणा के या कहें जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर भी क्या एक नई ऐसी लकीर खींचने की कोशिश है जिसमें लोग भूल जाएं कि 10 बरस तक बीजेपी की सत्ता हरियाणा में रही तो उसने क्या किया, और खास तौर से 2019 के बाद जब एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना को तोड़कर लाया गया और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, अपने ही सीएम को डिमोट करके डिप्टी सीएम बनाया गया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहते हुए अजीत पवार को ले आया गया, तो क्या राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में जमीन बचेगी? जी नहीं। सर्वे का आकलन बहुत साफ है, जिले दर जिले, सीट दर सीट, और यह चौंकाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों राज्यों की परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है नहीं, और इस दौर में नए नए रास्ते खोजने की शक्ल में खुद प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के भीतर दोबारा से वो पुरानी पारंपरिक परिस्थितियां लौट आए। इसीलिए आज जब वो जम्मू कश्मीर में थे तो उन्होंने धारा 370 का जिक्र कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से करते करते पाकिस्तान तक का कर दिया। इसको सिर्फ सुन लीजिए, ये मुद्दों के आसरे है, इसके बाद पोटली खुलेगी उस सर्वे की, और उस सर्वे के आसरे बीजेपी के उस तैयारी की जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन इस दौर में गायब हो चली है। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। दरअसल प्रधानमंत्री के भाषण के एक छोटे से हिस्से को सुनाने के पीछे सोच यही है कि दरअसल आने वाले वक्त में जब वो हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे होंगे, कुरुक्षेत्र में एक बार कर चुके हैं, 5 रैलियां उन्हें और करनी है, और उसके बाद जब महाराष्ट्र में करेंगे तो यह एक लकीर समाज के भीतर खिंची जानी चाहिए जिसमें एक तरफ पाकिस्तान का जिक्र होना चाहिए, इस देश के मुसलमानों और हिंदुओं का जिक्र होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर समाज के भीतर वोटों के ध्रुवीकरण की दिशा जो इससे पहले बनती चली आ गई, उसको दोबारा से जागृत कैसे किया जा सकता है, यह एक राजनीतिक प्रयोग है। तो क्या इस दौर में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? उसके अपने कामकाज की उपलब्धियां नहीं बची है? राजनीतिक तौर पर उसने जो भी पहल जहां भी की, क्या उसके पास वाकई कुछ नहीं है? हमने शुरू में जिक्र किया कि क्या वाकई एजेंसी तक बदल दी गई है, तो एजेंसी बदल दी गई है, और नए तरीके से जो इंटरनल सर्वे निकल कर आ रहा है जिसकी जानकारी चंद और पत्रकारों को भी लगी, और एक अंग्रेजी अखबार के पत्रकार ने बड़े ही शालीनता के साथ बतलाया कि दरअसल बीजेपी के एक नेता खुद कैसे कह रहे हैं कि इस बार तो 50 सीट भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, महाराष्ट्र के भीतर जो पिछली बार 105 हुआ करती थी। तो इस सर्वे के भीतर का सच बहुत साफ है। इस सर्वे के भीतर मराठवाड़ा में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। इस सर्वे के भीतर विदर्भ में बीजेपी हाफ है। इस सर्वे के भीतर पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र के भीतर जो सीटें हैं वो 15, 16, 17, इससे ज्यादा दोनों जगहों पर सीट पाने की स्थिति में बीजेपी आ नहीं पा रही है, यानी पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र उतनी भी सीट नहीं पा रही है। मुंबई के भीतर उसकी स्थिति नाजुक है, पहली बार वह बिना शिवसेना के मैदान में होगी तो स्थितियां वाकई नाजुक है। ठाणे और कोंकण में भी कोई अनुकूल स्थिति नहीं है। इसको अगर और बारीकी से अगर आप समझे तो 2019 में 105 सीट बीजेपी जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने बहुत कम सांसदों को जीता, 9 सांसद जीते, लेकिन अगर उसके जरिए अब विधानसभा की सीटों पर जाएंगे तो 83 सीटें बीजेपी विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही। आप कह सकते हैं कि 83 सीटों पर आगे थी तो 83 सीटें तो जीत ही सकती है। अगर आप लोकसभा चुनाव के अक्स तले विधानसभा को देखें जो नवंबर के महीने में होने हैं, सर्वे ने इस पर टिप्पणी की। उसने कहा जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है, और उसने बहुत शालीनता के साथ बताया कि जो 83 सीट थी उसमें मराठवाड़ा के भीतर की स्थिति 7 सीटों पर थी, जो कि अब चुनाव हो जाए तो 0 पर आ जाएगी। लोकसभा और विधानसभा के भीतर खड़े हो जाइए, तब का हम जिक्र कर रहे हैं।
लोक उस समय 18 सीटें थी लोकसभा के दायरे में, विदर्भ में जो एक झटके में कम होते होते अब 12 तक पहुंचेगी। विधानसभा के भीतर उस दौर को याद कीजिएगा तो वहां 26 से ज्यादा सीटें हुआ करती थी। यह तो लोकसभा की सीटों के अक्सतले हम बतला रहे हैं। लोकसभा की सीट को बेस बनाया गया इस सर्वे के जरिए। पश्चिम महाराष्ट्र में 16 सीट लोकसभा के तहत विधानसभा में आगे बढ़त दिखाई दी, जो कि पश्चिम महाराष्ट्र में 3 से 4 सीट और कम हो रही है। उत्तर महाराष्ट्र में 17 सीटें थी जो और कम होकर 12-14 सीट के बीच आ रही है। मुंबई के भीतर 11 सीट थी जो कम कर 7 दिखाई दे रही है। ठाणे कोंकण के भीतर 14 सीट थी जो 12 सीटों पर आ रही है। जी नहीं, यह सर्वे का एक पहला चैप्टर भर है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर आप अलग अलग प्रांतों के भीतर इस सर्वे के जरिए चीज़ों को परखेंगे तो बीजेपी की अपनी राजनीति जो उसने महाराष्ट्र के भीतर खड़ी की, वह बिना शिवसेना के खास तौर से मुंबई सिटी, मुंबई सबअर्बन, ठाणे का इलाका और रायगढ़ के इलाके में उसका सुपड़ा साफ होने की परिस्थिति में वो आकर टिक जाएगी। यहाँ 61 में से 26 सीटें उसने जीती थी, लेकिन यह एक झटके में अगर आपको कहे कि यहाँ 13-14 ही सीट वो जीत पाएगी तो आपको भरोसा नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि ठाणे में से 18 में से 8 सीटें जीती थी। लेकिन सर्वे बतलाता है कि उल्लासनगर का इलाका हो, कल्याण ईस्ट का इलाका हो, डोंबिवली का इलाका हो, ठाणे बेलापुर का इलाका हो, भिवंडी वेस्ट का इलाका हो, बड़ी कमजोर हो गई है बीजेपी। और इस कमजोरी के बदले एवज में क्या करना है ये आपको हम बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले मुंबई सबअर्बन का इलाका जहां पे उसने 12 सीटें जीती थी, उसके भीतर भी दहिसर का इलाका है, मुलुंड का इलाका है, कांदेवली ईस्ट है, अंधेरी वेस्ट है, घाटकोपर वेस्ट और ईस्ट दोनों है, चारकोप है, गिरगांव है, विले पार्ले है, बोरीवली है। यहां पर उसकी स्थिति नाजुक है। कोई बहुत मजबूत के साथ ही वो नहीं खड़ी, वो नाजुक है क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ नहीं है, या बाला साहब ठाकरे ने जो अलग अलग शिवसैनिकों के जरिए वहां पर चीजें क्रिएट की, वह पूरा का पूरा मुंबई का सब अर्बन का इलाका डामाडोल हो गया बीजेपी के लिए। और मुंबई शहर के भीतर भी जो 4 सीटें उसके पास थी, कोलाबा, मालाबार हिल, वडाला और सायन, यहां पर कम से कम जो बड़े मिजाज वाला इलाका है, रईसों का इलाका है, कोलाबा और मालाबार हिल में, वहां पर भी लोग कह रहे हैं कौन सी नीति दिल्ली से चल के निकल कर आ रही है जिसके आसरे मुश्किल हो जाती है। ये सवाल अगर मुंबई सिटी में है और उससे सटे हुए रायगढ़ में अगर चले जाइएगा तो वहां खास तौर से पेन और पनवेल के इलाके में मुश्किल है, जहां पर वो पिछली बार जीती थी। यानी बिना शिवसेना या उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे की पहचान के बगैर एकनाथ शिंदे के आसरे यहां नहीं काम चलेगा। यह मैसेज बहुत साफ है सर्वे के भीतर का। और इससे जैसे ही आप मराठवाड़ा की दिशा में बढ़ेंगे तो मराठवाड़ा में पिछली बार तो 8 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार हर जगह मुश्किल है। वो हिंगोली का इलाका हो, नांदेड़ का इलाका हो, परभणी का इलाका हो, जालना का इलाका हो, संभाजी नगर यानी औरंगाबाद का इलाका हो जहां 2 सीट जीती थी, वहां पर भी मुश्किल हो गई है। इस सर्वे के भीतर की परेशानी विदर्भ के इलाके को लेकर भी है। और इस सर्वे में इस बात का जिक्र जब किया गया कि खास तौर से नागपुर में जो उन्होंने 12 में से 6 सीटें जीती थी, उसमें बड़ी बात तो यह है खुद देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट से जो लड़े थे, वहां पर पिछली बार की तुलना में इस बार नितिन गडकरी को कम वोट मिले। जो तुलनात्मक तौर पे देखेंगे तो क्या देवेंद्र फडणवीस भी कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हैं जहां पर यह कोई कह सकता है कि वो कहीं हार ना जाए? ऐसा होगा नहीं। आखिर डिप्टी सीएम है, इससे पहले सीएम रह चुके हैं, एक छोटे से इलाके में प्रभाव तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर वही है, उनके इलाके में वोट ज्यादा गडकरी को नहीं मिले थे, ये बात जहन में रखिएगा। और उसके बाद नागपुर साउथ, नागपुर ईस्ट, नागपुर सेंट्रल और कामठी का इलाका, हिंगना का इलाका, इन जगहों की परिस्थिति को भी देखिएगा तो बीजेपी के सामने एक मुश्किल सवाल है कि राजनीतिक तौर पर नागपुर जैसी जगह में वो अपनी राजनीतिक जमीन क्यों खो रही है। और अगर पूरे विदर्भ के भीतर जाइएगा तो जैसे गढ़चिरौली का इलाका जो आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर आरमोरी और गढ़चिरौली की ही सीट जो बाकायदा पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, वहां के ट्राइबल्स के भीतर भी यह सवाल है कि बीजेपी इस बार नहीं, तब आप क्या करेंगे? मुनगंटी वार जो चंद्रपुर से आते हैं, बल्लारपुर से पिछली बार जीते थे, वह चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन चिमूर की सीट कौन बचा पाएगा जो उससे सटी हुई सीट है। अकोला में से 5 में से 3 सीट जीते, बुल्ढाना में 7 में 3 सीट जीते थे।
यहां पर स्थिति यह है कि 1-2 सीट गंवाने की स्थिति में है, जो इस सर्वे की रिपोर्ट है। और यवतमाल के भीतर सबसे ज्यादा 7 में से 5 सीट जीते, लेकिन यहां सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी मजबूत उसमें दिखाई दे रही है। यानी यवतमाल भी खिसक रहा है क्या, जहां पर पिछली बार सबसे मजबूत थी। इसके अलावे गोंदिया, भंडारा में तो पिछली बार भी बीजेपी नहीं कम से कम एक भी सीट जीत पाई थी। गोंदिया में 1 सीट जीती थी, इस बार वो अभी गया। अगर इस सर्वे की जमीन पर आप खड़े हैं तो, और इस परिस्थिति में वर्धा, अमरावती की भी स्थिति अनुकूल नहीं है। वर्धा में हालांकि 4 में से 3 सीट जीत गई थी, लेकिन इस बार 2 सीट पर संघर्ष है। यह मैसेज इतना बड़ा है कि पहली बार अपने तौर पर बीजेपी ने समझा और दर्जनों नेताओं को महाराष्ट्र में लगा दिया। महाराष्ट्र के भीतर आज की तारीख में वहां पर हालांकि इलेक्शन इंचार्ज भूपेंद्र यादव है। एक किताब हमारे पीछे पड़ी हुई है, राइज ऑफ बीजेपी, जो भूपेंद्र यादव ने भी लिखी है, वो को ऑथर है उसमें। उन्होंने बताया है बीजेपी कैसे आगे बढ़ती और वो इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए कैसे चीजों को संभालेंगे, ये सवाल है। तो उसमें तय किया गया कि कम से कम जिले दर जिले अब सीनियर लीडर्स को लगाया जाए। भूपेंद्र यादव इलेक्शन इंचार्ज हैं, उनके साथ को इंचार्ज अश्वनी वैष्णव हैं। अश्वनी वैष्णव को इसलिए भेजा गया क्योंकि मध्य प्रदेश में इससे पहले उन्होंने कमाल किया था। लेकिन ध्यान दीजिए, नागपुर रीजन दे दिया गया कैलाश सत्यार्थी को, यवतमाल और वर्धा दे दिया गया प्रहलाद पटेल को, भंडारा और गोंदिया दे दिया गया नरोत्तम मिश्रा को, पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र का हिस्सा दिया गया सीटी रवि को, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं अरविंद मोहन, उनको औरंगाबाद, संभाजी नगर वो सौंपा गया। अमित ठक्कर हैं, गुजरात के विधायक हैं, उनको नासिक दे दिया गया। अनिल जैन जो बीजेपी के लीडर हैं, उनको अहमदनगर दे दिया गया। और एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि दरअसल सीएम का चेहरा एक नहीं 3 है, फडणवीस नहीं है, एकनाथ शिंदे नहीं, अजीत पवार नहीं है, तीनों ही हैं चेहरे। और इस रणनीति के तहत बनाइए, अन्यथा आपके पास 50 सीटें भी नहीं आएगी। और उसमें सर्वे में एक नोट बड़ा चौंकाने वाला है कि 105 विधायकों में से कम 70 एमएलएस को आप बदल डालिए, यानी बिल्कुल नए चेहरे के साथ आइए और बताइए कि यह वह बीजेपी है ही नहीं जो बीजेपी सत्ता में थी। ये तो बिल्कुल नई बीजेपी है। और यह भी समझ लीजिए इस दौर में कि अपने तौर पर बहुत कुछ गंवाया है बीजेपी ने। बरस दर बरस की परिस्थिति देखिएगा, 100 के पार हमेशा रही, इस बार हाफ सेंचुरी भी लगा पाएगी यह भी मुश्किल। और 70 से ज्यादा एमएलए अगर बदलेंगे तो क्या विद्रोह उठेगा, और जब बगावत होगी तो क्या वो विपक्ष में चले जाएंगे। 15 नेता इस दौर में एनसीपी में शामिल हो चुके हैं शरद पवार की मौजूदगी में, अलग अलग हिस्सों से। पश्चिम महाराष्ट्र खासतौर से बड़ा हिस्सा। इस दौर की राजनीति क्या वाकई महाराष्ट्र और हरियाणा की डिगाने वाली है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो अभी नवंबर में चुनाव होंगे, चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं। और हरियाणा की राजनीतिक पहचान वहां के अग्निवीरों के जरिए भी है, यानी सेना में शामिल होने वाले युवाओं के जरिए भी है। और जरा कल्पना कीजिए, जो हरियाणा में सेना में शामिल होने वालों की संख्या 8, 9, 10 हजार होती थी, आज की तारीख में वो हर साल घटकर 700, 800, 850, 870 तक पहुंची है। ये स्थिति है। और जो ऐलान देश में नहीं कर पाए वो हरियाणा में किया जा रहा है इन्हीं अग्निवीरों को लेकर, जैसे खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी टीम ने जानकारी दी कि दरअसल हरियाणा के भीतर अगर आप एवरेज निकालिएगा हर बरस सेना में कितने लोग जाते रहे हैं, तो वो एवरेज लगभग 5768 निकलता है। लेकिन इस दौर में जब से अग्निवीर लागू हुआ है उसके बाद जो एवरेज निकलता है वो लगभग 825 का निकलता है, जो एवरेज है। इतनी बड़ी तादाद में उसके बाद खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो यह देश भर में ऐलान क्यों नहीं हो गया? 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा तो यह देश भर में ऐलान क्यों नहीं हो गया? दरअसल सर्वे ने बतलाया है कि हरियाणा के भीतर जैसे महाराष्ट्र में आप 50 का आंकड़ा छू पाएं या ना छू पाएं मुश्किल है, 70 विधायकों को बदल दीजिए। यही परिस्थिति कमोवेश हरियाणा के भीतर है कि आप 20 का आंकड़ा छू पाएंगे या नहीं छू पाएंगे। और राजनीतिक तौर पर आपने चाहे नए चेहरों को उतारा है, 35 से ज्यादा नए चेहरे मैदान में हैं, अलग अलग पार्टियों से आए हुए चेहरे हैं,
परिवार के लोगों को आपने जगह दे दी, स्पेस दे दिया, लेकिन उन सब के बावजूद भी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। स्थिति अनुकूल बनाने के लिए क्या आपको अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाना होगा या फिर कुछ को सहयोगी बना लेना होगा? जैसे गोपाल कांडा को आपने उनके लिए अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया, यानी एक तरह से ये आत्मसमर्पण की स्थिति है। और शायद यही वजह है कि आज जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, हम उस हिस्से पर आएं, उसके असल दर्द को पकड़ें। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि सर्वे इस बात को बताने से चूक नहीं रहा है कि फरीदाबाद में पिछली बार आपने, फरीदाबाद डिवीज़न में आपने 12 में से 7 सीटें जीती थी। इस बार आप 3 सीट जीत पाएंगे। नू, पलवल और फरीदाबाद 3 इलाके आते हैं, लेकिन फरीदाबाद से हटकर नू में तो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। पलवल में शायद एक जीत जाएं। गुड़गांव में 11 में से 8 सीट पिछली बार आपने जीती थी, लेकिन इस बार रेवाड़ी और महेंद्रनगर में कहीं आप साफ ना हो जाएं। स्थितियां इतनी नाजुक है। हिसार में पिछली बार हिसार डिवीज़न जो है 20 में से 6 सीट जीती थी, लेकिन इस बार सिरसा, जिंद, फतेहाबाद और हिसार चारों जगहों स्थिति बड़ी नाजुक हो चली है और पता नहीं यहाँ एक भी सीट आपको मिल पाए या नहीं मिल पाए या 1-2 सीट मिल पाए। रोहतक में तो आपका सुपड़ा साहब पिछली बार भी हो गया था, इस बार भी हो जाएगा, क्योंकि चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, भिवानी, इन जगहों पर लाज बचेगी तो वो भिवानी बचाएगी, बाकी जगहों पर मुश्किल है, आपके लिए बहुत मुश्किल है। करनाल के इलाके में जो करनाल, पानीपत, कैथल आता है, यहाँ पर भूल जाइए, किसी तरीके से पानीपत और कैथल में कुछ स्थिति बच सकती है, क्योंकि करनाल की 13 में से 7 सीटें पिछली बार जीते थे। इस बार यह आंकड़ा कम से कम रहेगा तो 2 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो 4 रहेगा। कि सर्वे अगर बतला रहा है इंटरनली तो चीजें हैरान। अंबाला डिवीजन के भीतर पिछली बार आपने 14 में से 7 सीटें जीती थी, उसके दायरे में पंचकुला, वहां पर परेशानी है लोगों को। अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, तमाम जगहों पर परेशानी है। और एक बड़ी बात यह है, दोनों जगहों को लेकर एक बात बताएं कि दरअसल महाराष्ट्र के भीतर भी जो रियल एस्टेट का पूरा धंधा है और हरियाणा के भीतर भी जो रियल एस्टेट का धंधा है या बिजनेस है या मॉडल, उस पर सत्ता ने कब्जा कर लिया और जो उनके साथ है उन्हीं के अनुकूल परिस्थितियां बनाई गई। इसीलिए वहां पर अगर एकनाथ शिंदे और उनके करीबियों ने रियल एस्टेट पे किया है तो वो पूरी फंडिंग रियल एस्टेट वाले विपक्ष को कर रहे हैं, यानी बीजेपी के विपक्ष वालों को कर रहे हैं। इसी तर्ज पर हरियाणा के भीतर का ये संकट है, वही जमीन, वही सब कुछ और वही अवैध खनन जो अरावली की पहाड़ियों के तले होते हैं, जो गुरुग्राम का इलाका है। इसीलिए जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो जो रखा गया उसको भी अगर आप परखेंगे तो महिलाओं को अगर कांग्रेस 2000 दे रही है तो हम 2100 दे देंगे। सवाल ये नहीं है 2100 दे देंगे, सवाल यह है कि इससे पहले आपके पास पैसे नहीं थे क्या? ये झटके में पैसे आ गए। अस्पताल के 300-400 करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हुए हैं जो आपको काम कराना चाहिए था, 10 सालों में नहीं हुआ, लेकिन एक झटके में मैनिफेस्टो जारी करते हुए लिख दिया कि अब 10 लाख के इलाज का जिक्र कर रहे हैं जो आपको फ्री में दिया जाएगा। जो आईएमटी है, आईएमटी का जिक्र करें उससे पहले हमें लगता है जब मैनिफेस्टो आज जारी कर रहे थे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साहब, उनको सुनना चाहिए। हमारा संकल्प है, यह हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके चलेंगे और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे। दरअसल आईएमटी खरखौंदा की तर्ज पर 10 इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का जिक्र इस मैनिफेस्टो में किया गया, जिसका जिक्र बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब कर रहे थे और कहा गया कि 50,000 युवाओं को हर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यह भी तो समझना होगा 10 बरस में एक भी आईएमटी क्यों नहीं डेवलप कर पाए? अब 10 औद्योगिक शहर कैसे बना देंगे? जो एमएसपी है वो कानून की शक्ल में नहीं है, लेकिन हम 24 उस पर दे देंगे। कानून नहीं रहेगा तो एमएसपी जो इस देश के भीतर चावल और गेहूं तक का है, उस एमएसपी पर क्या वाकई किसानों को कीमत मिलती है? नहीं मिलती है। उसको कानून बनाइएगा तभी मिलेगी। हरियाणा का किसान इसे नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? लेकिन फिर भी बीजेपी जिक्र कर रही है। 2 लाख पद खाली पड़े और जानकर आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, 2014 में जब
सरकार आई थी बीजेपी की उस वक्त 2,25,000 पद खाली थे और आज की तारीख में 2 लाख पद खाली पड़े हैं और उनको भरने का जिक्र कर दिया बीजेपी ने, हम दे देंगे। अब सवाल यह है कि इस दौर में सरकार मकान बनाने का जिक्र कर रही है। एक इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी, 100-100 गज के प्लॉट की अब स्कीम कांग्रेस ने शुरू की है, लेकिन इंदिरा आवास योजना को हरियाणा में बंद किया गया। इस दौर में आवास नहीं, लेकिन अब 5 लाख घरों का जिक्र हो रहा है। ये भी हैरत में मत आइए, कोई बड़ा अस्पताल इस दौर में हरियाणा में खुला नहीं है। लगभग 14,000 डॉक्टर कम है, 10,000 से ज़्यादा नर्स और बाकी स्टाफ कम है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हेल्थ सेक्टर को लेकर दावे हो रहे हैं। और सिलेंडर 500 रुपये में देंगे तो पूरे देश में क्यों नहीं देते हैं, जैसे अग्निवीर को लेकर आपने कहा। इसी तर्ज पर आइएगा तो एक भी रेलवे लाइन इस दौर में हरियाणा में बनी नहीं है। लेकिन बड़ी मुसीबत तो यह है कि जो क्रीमी लेयर था, जिसको लेकर विपक्ष एकजुट हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस क्रीमी लेयर का जो मापदंड 8 लाख था हरियाणा में, उसको कम किया गया, 6 लाख ले आया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बढ़ा दिया और उसको 10 लाख कर दिया। अब कह रहे हैं कि हम अपने तौर पर चीज़ों को जिस तरीके से करेंगे उसमें पिछड़ों को पनाह देंगे। लेकिन ये सारे सवाल किस रूप में चलते हैं, और ख़ास तौर से युवाओं के सामने सिर्फ बेरोजगारी का संकट नहीं है। जानकर हैरत नहीं हो, जब 2014 में मेडिकल कॉलेज में जो फीस थी वो 1 लाख थी, आज वो 40 लाख है, यानी 40 गुना बढ़ गया। इस दौर में यूनिवर्सिटीज़ का जो फंड था वो बंद कर दिया गया। मुद्रा योजना का पैसा कहाँ जाता है कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में युवाओं को जो आप पैसा देने का जिक्र कर रहे हैं, उन सबका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया जो अवैध खनन का है और जो अरावली की पहाड़ियों को काटने का जिक्र है, लेकिन आप वहां पर अब जंगल सफारी का जिक्र कर रहे हैं। यानी राजनीतिक तौर पर कैसे बचा जाए, कौन से मुद्दे उठाए जाएं, उन मुद्दों के आश्रय बीजेपी कैसे जागृत हो जाए, और अगर नहीं हो तो फिर हमारे पास क्या उपाय बचेगा। शायद ये अंतर्विरोध बीजेपी के भीतर अब आ चुका है, और इस अंतर्विरोध का कोई जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग कंपनियों के जरिए जब आप सर्वे कराते हैं और जानकारी हासिल करते हैं और ये कहकर भेजते हैं कि असल तस्वीर बताना, और असल तस्वीर में हरियाणा में 90 में से 20 सीट जो पिछली बार 40 थी, यानी आधी हो गई। और यही स्थिति महाराष्ट्र के भीतर, पिछली बार 288 में से 105 थे, इस बार वो 50 पर आ रहे हैं। कमोवेश एक सीधी लकीर है बीजेपी को लेकर कि आपने इस दौर में जो भी राजनीति साधी, उसमें जनता आपको हाफ करने की तैयारी कर चुकी है। और इसीलिए बार बार सवाल उठता है, 400 पार कर रहे थे, इस बार तो 200 ही आना था, पता नहीं कहाँ से चीज़ें मैनेज हो गई, 240 तक आप पहुँच गए। यानी राजनीतिक तौर पर बीजेपी का संकट 3 स्तर पर है। पहला स्तर चुनावी हार को लेकर है, उससे कैसे निजात पाएं। दूसरा स्थिति, इस दौर में वो कौन सा मुद्दा है जिसको उठाएं और बीजेपी एक क्षण के लिए लगे कि हाँ उस धड़कन बाकी है। और तीसरी परिस्थिति है कि चुनावी हार की स्थिति के बाद जो बीजेपी जिन हाथों में अभी तक खेल रही है, उन चेहरों का क्या होगा, उन नेताओं का क्या होगा, और क्या सिर्फ एक अदद बीजेपी का अध्यक्ष नया जो आएगा वो दिल्ली के इशारे पर नहीं होगा, उससे निदान हो जाएगा और वो नाम संजय जोशी का होगा। इन सवालों से जूझती हुई बीजेपी के भीतर आज की तारीख में उन तमाम विधायकों के सामने जो महाराष्ट्र में हैं और जो हरियाणा में खड़े हैं, सभी की धड़कन सर्वे ने बढ़ा रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।